हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका गोस्ट फियर फ्रॉस्ट 22 से आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरनैचुरल हॉरर स्टोरी। आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी गाजीपुर के एक छोटे से गांव लोवाड़ीह में रहने वाले संदीप की है, जो पेशे से एक किसान है। तो चलिए इस कहानी को संदीप जी के नज़रिए से ही सुनते हैं। मेरा नाम संदीप है और मैं गाजीपुर के छोटे से गांव लोवाड़ीह का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पर गेहूँ की खेती की जाती है और जब वह डरावनी घटना मेरे साथ हुई थी उस वक्त भी मैं अपने खेत में ही काम कर रहा था। दरअसल उन दिनों रात के 10 बजे खेत में ट्यूबवेल चलाने वाली लाइट आती थी, जिसकी वजह से रात के 10 बजे के बाद ही हम लोगों को अपने खेत में जाकर गेहूं को पानी देना पड़ता था। और उस दिन भी जब रात के 10 बजते ही लाइट आती है तो मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं कि तू जाकर खेतों में पानी देना शुरू कर दे, फिर रात को लगभग 2 बजे तक मैं तेरे पास आ जाऊंगा और उसके बाद तू घर आकर आराम से सो जाना और मैं खेतों में पानी दे दूंगा, तब तक मैं सो लेता हूँ। इसके बाद मैंने मेरे पिताजी को कहा कि ठीक है पिताजी, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। हमारे घर से हमारे खेत की दूरी पैदल चलने पर यही कोई 20 मिनट के आसपास थी, यानी कि अगर आप हमारे घर से पैदल चलकर खेत पर जाना चाहो तो 20 मिनट में आप हमारे खेत पर पहुँच जाओगे। तो उस दिन भी मैंने अपने कंधे पर फावला उठाया और रात के उस घने अंधेरे में मैं अपने खेतों की तरफ निकल पड़ता हूँ। अब मैं गांव के गलियारों से होते हुए खेतों में पहुंच चुका था और खेतों की छोटी सी पगडंडी से अब मैं अपने खेत की तरफ जा रहा था। अभी मैं उस पगडंडी से होते हुए अपने खेत की तरफ जा ही रहा था, तभी अचानक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने नीचे से मेरे पैर को पकड़ने की कोशिश की है। और जब मुझे ऐसा लगा तो मैं वहीं पर रुक गया और नीचे की तरफ देखने लगा, लेकिन उस वक्त मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा था। वह स्पर्श किसी के हाथ का था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पगडंडी के बगल वाले खेत में गेहूं के नीचे लेटा हुआ है, लेकिन जब मैंने वहां पर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। इसके बाद मैंने मेरे मन में सोचा कि शायद यह मेरे मन का ही वहम होगा और अब मैं उस बात को नज़रअंदाज करके आगे अपने खेत की तरफ जाने लगता हूँ। लेकिन जब मैं अपने खेत की तरफ जा रहा होता हूँ तो मुझे मेरे बराबर में ही बगल वाले खेत में गेहूं में से किसी के चलने की आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बराबर में ही उन गेहूं के खेत में नीचे नीचे रेंग कर चल रहा हो। एक बार तो मैंने अपनी टॉर्च का फोकस उस तरफ घुमाया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा और एक बार फिर से उस चीज़ को नज़रअंदाज करके मैं अपने खेत की तरफ चला जाता। इसके बाद मैं अपने खेत में गया और मैंने ट्यूबवेल चलाई और गेहूं की सिंचाई करने लगा। लेकिन जब मैं गेहूं की सिंचाई कर रहा था तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आज पानी का रंग कुछ लाल लाल सा है। और जब मैंने अपनी टॉर्च जलाकर गौर से देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने देखा कि पानी का रंग पूरी तरीके से किसी खून की तरह लाल हो रखा है। उसे देखकर मैंने सोचा कि आज यह मेरे साथ क्या हो रहा है। कभी तो कोई मेरा पैर पकड़ता है और अब ये पानी का रंग खून के जैसे इतना लाल कैसे हो रखा है। इसके बाद मैं एक बार चेक करने के लिए ट्यूबवेल के पास गया जहाँ से पानी निकल रहा था, और जब मैंने वहाँ पर जाकर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। जब मैं शुरू में ट्यूबवेल चलाने गया था तो वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अब जब मैंने आकर देखा तो ट्यूबवेल के मुंह पर 7-8 खरगोश मरे हुए पड़े थे और वह बीच में से आधे कटे हुए थे, जैसे किसी ने बीच में से उनके मांस को नोच कर खाया हो, और उन्हीं खरगोश का खून उस वक्त पानी में मिल रहा था। इसके बाद मैंने जैसे ही उनके पास जाकर उनको पकड़कर वहां से हटाने की कोशिश की तो उस वक्त मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने जैसे ही उन खरगोश को वहां से हटाने के लिए छूने की कोशिश की तो वो सारे खरगोश अचानक से जिंदा हो गए और उनके शरीर से खून के और मांस के चीथड़े गिरते रहने के बावजूद भी वह खरगोश अचानक से वहां से उठकर खेतों के गेहूं में दौड़ लगाते हुए भाग जाते हैं। ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो जाता हूँ कि आखिर इन खरगोश में जान आई तो आई कैसे। इस स्थिति में तो कोई भी जानवर उठकर इस तरह से नहीं भाग सकता। अब तक मुझे खेत में आए हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था
और जब मैंने मोबाइल निकाल कर टाइम देखा तो उस वक्त रात के लगभग 11:15 बज रहे थे। इसके बाद मैंने सोचा कि क्या मुझे पिताजी को फ़ोन करके यहाँ पर बुलाना चाहिए, लेकिन इसके बाद मैंने सोचा कि उनको थोड़ी देर सो लेने देता हूँ, और वैसे भी कुछ ही देर बाद तो वो यहाँ पर आ ही जाएंगे। उनके आने के बाद ही उनको ये सारी बातें मैं बता दूंगा। अभी यही सोचकर मैं फिर से गेहूं की सिंचाई करने लगता हूँ, लेकिन उस वक्त तक मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। अब मैं बार बार अपने चारों तरफ नज़रें घुमाकर देख रहा था और मुझे इंतज़ार था तो बस रात के 2 बजने का, क्योंकि पिताजी ने कहा था कि 2 बजे तक वो खेत में आ जाएंगे और उसके बाद मैं घर चला जाऊंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज रात के 2 बजने तक का सफ़र मेरे लिए इतना लंबा और ख़तरनाक होने वाला है। अब मैं किसी तरह हिम्मत करके अकेला ही अपने खेतों में गेहूं की सिंचाई कर ही रहा था कि तभी मुझे मेरे बगल वाले खेत में किसी के होने का एहसास होता है। लेकिन जब मैं गौर से उस तरफ देखता हूँ तो वहाँ पर कोई आदमी था जो बार बार गेहूं में ऊपर की तरफ खड़ा हो रहा था और फिर वापस नीचे बैठ जाता था। तभी मैंने हिम्मत करके डरते डरते आवाज़ लगाई कि कौन है वहाँ पर, सामने आओ। और जैसे ही मैंने आवाज़ लगाई तो वह आदमी खड़ा हो जाता है, और जब मैंने अपनी टॉर्च का फोकस उसके चेहरे की तरफ डाला तो मुझे दिखाई देता है कि वह तो हमारे पड़ोस वाले महेंद्र काका ही हैं। तब मैं उनसे कहता हूँ कि अरे काका जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन मेरे इतना पूछने के बावजूद भी महेंद्र काका की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। वह बस मेरी तरफ मुँह करके चुपचाप खड़े हुए थे। अब इससे पहले कि मैं दोबारा उनसे कुछ कहता, वो जल्दी जल्दी तेज़ कदमों के साथ मेरी तरफ आते हैं और फिर अचानक से मेरे पास आकर रुक जाते हैं। उस वक्त मेरी भी नज़रें एक तक उनके ऊपर टिकी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो मेरे पास आते हैं तो अचानक से अजीब सी आवाज़ में मुझसे कहते हैं कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैंने मेरे मन में सोचा कि यह सवाल तो मुझे करना चाहिए इनसे, लेकिन ऊपर से यही मुझसे पूछ रही हैं कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि दिख नहीं रहा क्या, मैं खेतों में सिंचाई कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर इस वक्त क्या कर रही हैं? तो वो मुझसे कहते हैं कि मैं भी सिंचाई ही कर रहा हूँ। उनकी यह बात सुनकर मैं थोड़ा कसमकस में पड़ जाता हूँ, क्योंकि कल ही तो महेंद्र चाचा ने अपने गेहूं की सिंचाई की थी और आज इतनी जल्दी वो दोबारा फिर से गेहूं की सिंचाई क्यों कर रहे हैं। तभी मैं उनसे पूछता हूँ कि कौन सी सिंचाई और कैसी सिंचाई। अभी मैंने उनसे ये पूछा ही था, तभी अचानक वो एक अजीब सी गुर्राती हुई आवाज़ में मुझसे कहते हैं कि खून की सिंचाई और किसकी सिंचाई? तुझे दिख नहीं रहा क्या? तेरे पानी में खून आ रहा है। तभी मैं उनसे कहता हूँ कि आप ये कैसी बातें कर रहे हो? दरअसल जो महेंद्र काका थे वो शुरू से ही थोड़ी बहुत शराब पिया करते थे, और उस रात उनकी उन बातों को सुनकर मैंने उस वक्त सोचा कि शायद आज इन्होंने पी रखी है और उसका नशा इतना ज़्यादा हो गया है कि इनको कुछ भी होश नहीं है कि ये इस वक्त कहाँ पर है, और शायद शाम से ही शराब पीकर ये यहाँ खेतों में पड़े हुए हैं। तभी मैं उनसे कहता हूँ कि आज शायद ज़्यादा पी ली है, इसी वजह से इतना ज़्यादा नशा हो रहा है कि आपको कुछ भी होश नहीं है कि आप इस वक्त कहाँ हो। मैंने उनसे इतना कहा ही था कि तभी उन्होंने अचानक से मेरी बात को बीच में ही काटते हुए मुझसे कहा कि होश तो तुझे नहीं है कि आज तू कहाँ और किसके सामने खड़ा है। अगर तुझे मेरी असलियत का मालूम होता तो तू मेरे सामने इतना बोल नहीं पाता। उनके मुंह से यह बात सुनकर मैं थोड़ा डर जाता हूँ। मैंने सोचा कि ये आज मुझे ऐसा क्यों कह रही हैं, क्योंकि महेंद्र चाचा कभी भी चाहे कितने ही नशे में क्यों ना हो, लेकिन वो इस तरह से मुझसे कभी भी बात नहीं करते थे। और आज तो उनकी आवाज़ भी कुछ बदली बदली सी लग रही थी, या फिर यूँ कहूँ कि वह आवाज़ उनकी लग ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुंह उनका हो और बोल कोई और रहा हो। तभी मैं उनको अजीब तरीके से डांटते हुए कहता हूँ कि आपकी क्या असलियत देखूंगा। आपकी असलियत तो पूरे गांव को पता है कि आप कितने बड़े शराबी हो। अभी मैंने उससे ये कहा ही था कि वो अचानक से मुझसे कहते हैं कि असलियत तो तुझे अभी पता चल जाएगी, और जब असलियत पता चल जाएगी तो तू इतना ज़्यादा बोलेगा ही नहीं। और मुझसे इतना कहकर वो एक अजीब तरीके से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। और जब वो हंस रहे थे तभी मेरी नज़र उनके मुंह पर गई, और जब मैंने गौर से उनके मुंह की तरफ देखा तो हंसते वक्त जब उनका मुंह खुल रहा था तो उनके साइड के 2 दांत काफ़ी ज़्यादा लंबे और बाहर की तरफ निकले हुए थे, जैसे कि किसी नर पिशाच के निकले हुए होते हैं। और जब वो उस तरीके से हंस रहे थे तभी अचानक मेरी नज़र उनके पैरों की तरफ जाती है, और उनके पैरों को देखकर तो मेरी हालत ही ख़राब हो जाती है। मुझे समझ में आ जाता है
कि ये कोई महेंद्र चाचा नहीं है, बल्कि महेंद्र चाचा के रूप में कोई भूत प्रेत या छलावा है, और आज इसने मुझे खेतों में अकेला देखकर अपने चंगुल में फंसा लिया है, और शायद आज मुझे ये यहीं पर मार देगा। क्योंकि जब मैंने उसके पैरों की तरफ देखा तो उसके पैर बिल्कुल उल्टे थे, यानी कि आगे की तरफ तो उसकी एरियन ही और पीछे की तरफ पैर की उंगलियां। और जैसा कि मैंने बचपन से ही गांव में सुना था कि भूत प्रेत और ऐसी डरावनी शक्तियों के पैर अक्सर उल्टे ही हुआ करते। अब उसकी यह सच्चाई जानने के बाद मेरे पूरे शरीर से अचानक से पसीना निकलने लगता है, और मेरा गला अब बिल्कुल पूरी तरीके से सूख चुका था। डर के मारे मैं अपने मुंह के अंदर अपने थूक को ही बार बार निगल रहा था। अब मैंने सोचा कि इससे पहले कि यह शैतानी शक्ति मेरे ऊपर हमला करे, उससे पहले ही मुझे यहाँ से भागना होगा, और भागना भी इतनी तेज होगा कि मैं इसके पकड़ में ही ना आऊं। इसके बाद मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे अपने शरीर को भागने वाली पोजीशन में किया, और वहाँ से इतनी तेज दौड़ लगाई कि मुझे भागते ही वहाँ पर वो जो कोई भी खड़ा था वो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है, और वो भी मेरे पीछे दौड़ लगा देता है। अब मैं बदहवास होकर उसके आगे आगे भाग रहा था, और वो मेरे पीछे पीछे। मैंने भागते भागते सोचा कि आज अगर मैं इसकी पकड़ में आ गया तो इसकी पकड़ में आते ही ये मुझे वहीं पर मार देगा, और इसी वजह से मैं अपने पूरे शरीर की जान लगाकर वहाँ से भाग रहा था। लेकिन शायद उस रात मेरी किस्मत ही खराब थी। अभी मैं भाग ही रहा था कि तभी अचानक पता नहीं मेरा एक पैर किस चीज़ से टकराता है, और मैं भागते भागते वहीं पर धड़ाम से मुंह के बल नीचे गिर जाता हूँ। और जब मैं मुंह के बल नीचे गिरता हूँ तो मेरे नाक पर बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है, और मेरे नाक के अंदर से खून भी निकलने लगता है। अभी मैं उठकर दोबारा भागना ही चाह रहा था कि तभी शायद उस शैतान ने पीछे से मेरे एक पैर को पकड़ा और मुझे उस पगडंडी पर इतनी तेज घसीटा जैसे कोई गाड़ी से पैर को बांधकर घसीट रहा हो, और वो मुझे उस पगडंडी से घसीटते हुए वापस उसी जगह पर ले गया जहाँ पर पहले मेरे सामने खड़ा था। और वहाँ पर ले जाने के बाद उसने मेरे गले को पकड़कर वापस मुझे खड़ा कर दिया। लेकिन इस बार जब खड़ा होने के बाद मेरी नज़रें उसके ऊपर गईं तो उसका रूप पूरी तरीके से बदल चुका था। अब दिखने में वह काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। उस रात के अंधेरे में उसकी वो सफ़ेद सी आंखें बिल्कुल चमक रही थीं, और उसकी आंखों के बीच से जो काला कांच होता है वो बिल्कुल गायब था, और उसकी पूरी की पूरी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। उसके साइड के वो दोनों दांत अब जबड़े को फाड़कर बाहर की तरफ पूरी तरीके से निकल चुके थे, और उसका चेहरा दिखने में किसी बूढ़े आदमी की तरह काफ़ी ज़्यादा झुर्रियों से भरा हुआ दिख रहा था, और उसका रंग भी बहुत ज़्यादा मटमैला किसी बैंगन की तरह लग रहा था, जो कि उस रात के घने अंधेरे में एक भयानक लुक दे रहा था। और उस भयानक चेहरे को देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी पेंट अब यहीं पर गीली हो जाएगी। तभी वो मुझे गुर्राते हुए मेरे गले को पकड़कर कहता है कि तुझे क्या लगा था, तू यहाँ से भागकर मुझसे भी तेज़ भाग लेगा और मेरे हाथों से बच जाएगा। मुझे इतना कहकर वह एक अजीब सी आवाज़ में हंसने लगता है, और जब वह हंस रहा होता है तो उसके मुंह की वह भाप इतनी ज़्यादा दुर्गंध से भरी हुई थी कि उस दुर्गंध से ही मैं वहीं पर बेहोश होने वाला था, या फिर शायद वहीं पर मेरे उल्टी होने वाली थी। अब उस वक्त मैं उससे कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी पूरी तरीके से डर के मारे गीग ही बैठ चुकी थी, और अब मैं चाहते हुए भी अपने बचाव में उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक से वो अपने चेहरे को मेरे चेहरे के काफ़ी ज़्यादा करीब लाता है, और मेरे चेहरे के करीब लाकर अपने मुंह से अपनी जीभ निकालता है, और उसकी जीभ इतनी ज़्यादा लंबी बाहर की तरफ निकल रही थी जैसे कोई गाय या भैंस की जीभ बाहर की तरफ निकलती है, या फिर किसी कुत्ते की निकलती है। ठीक उसी तरह उसकी जीभ उसके मुंह से बाहर की तरफ निकलती है, और वह अपने जीभ से मेरे टूटे हुए नाक से निकल रहे खून को चाटता है। और जब वो मेरे खून को चाट रहा था तो उस वक्त जो एहसास मुझे हो रहा था उसको मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि वो एहसास मेरे लिए कितना ज़्यादा डरावना और कितना ज़्यादा असहनीय था। मेरे नाक से निकलते हुए खून को चाटने के बाद वो मुझसे कहता है कि तुम्हारा खून तो बहुत ज़्यादा खारा है। आज से पहले जितने भी लोगों को अपना शिकार बनाया था उनमें किसी का भी खून तुम्हारे जितना खारा नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ अलग टेस्ट भी करना चाहिए, और आज मैं तुम्हारा कुछ अलग तरीके से ही टेस्ट करूँगा। मुझे ये कहकर वो एक बार फिर से अजीब तरीके से हंसने लगता है,
वो हर बात कहने के बाद बार बार हंस रहा था। उस वक्त मैं सोच रहा था कि यह मेरे ज़िंदगी के आखिरी पल है और शायद मरने के बाद मैं भी इसकी तरह ही कोई भूत प्रेत या छलावा ही बनूंगा। शायद मरने के बाद ये मुझसे अपनी तरह ही लोगों का शिकार करवाएगा और मुझे भी एक नर पिशाच बना देगा। लेकिन मुझे वो सब नहीं बनना था। अभी ज़िंदगी में मेरी काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिशें थीं, बहुत ज़्यादा अधूरे सपने थे जिनको मुझे पूरा करना था। अपने आप को अपने जीवन के आखिरी पलों में पाकर मुझे अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है, और जब मुझे उनकी याद आती है तो इसके साथ ही उनकी कही हुई एक बात भी याद आती है कि कभी भी अपने आप को किसी भी संकट में पाओ तो बस मन ही मन या फिर जितना हो सके उतनी तेज़ आवाज़ में एक लाइन बोलना, और अगर तुम सच्चे मन से उस लाइन को जपोगे तो भगवान तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। दरअसल मेरी माँ बचपन से ही मुझे आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़्यादा दिया करती थी, और जब भी घर में सुबह शाम पूजा पाठ होती थी तो वो मुझसे कहती थी कि हमेशा इस लाइन को याद रखना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। इस लाइन को सुनाने के बाद वो मुझसे कहती थी कि जब कभी भी मैं तुम्हारे साथ ना रहूं और तुम किसी खतरे में पड़ जाओ तो इस लाइन का बार बार याद करना। और माँ की कही हुई वह बात याद आते ही पहले तो मैं अपने मन में उस लाइन को बोलने लगता हूँ, और उस लाइन को अपने मन ही मन में बोलते हुए मैंने ये महसूस किया कि मेरे अंदर धीरे धीरे किसी ऊर्जा का संचार हो रहा है, और इसके साथ ही जिस छलावे ने मुझे पकड़ रखा था उसके शरीर के अंदर कुछ अजीब तरीके की हरकत होने लगी थी। वह बार बार अपने मुंह को इधर उधर कर रहा था और अजीब तरीके से हिल रहा था। लेकिन तभी उसने एक जोर की सांस ली और मेरे एक पैर पर एक जोर की लात मारी, जिसकी वजह से मैं धड़ाम से नीचे गिर गया, और मेरे नीचे गिरते ही वह उछलकर मेरे ऊपर बैठ जाता है और ज़ोर से मेरा गला दबाने लगता है। लेकिन उस वक्त भी मैं मेरे मन ही मन में सिर्फ यही लाइन जप रहा था कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, क्योंकि मुझे मेरे बचने का सिर्फ यही एक अंतिम रास्ता दिखाई दे रहा था। उस वक्त वह छलावा बहुत तेज़ मेरे गले को दबा रहा था, जिसकी वजह से अब मेरी सांस उखड़ने लगी थी। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब थोड़ी ही देर में मेरी सांस पूरी तरीके से बंद हो जाएगी और मैं यहीं पर दम घुटने की वजह से मर जाऊंगा। लेकिन उस वक्त भी मैं अपने दोनों हाथों से मेरे शरीर में जितनी भी ताकत थी उस पूरी ताकत को लगाकर उस छलावे के हाथों से अपने गले को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, और बार बार अपने पैरों को भी मिट्टी में रगड़ रहा था। लेकिन उस शैतानी शक्ति की ताकत के सामने मेरी ताकत तो तिनके के बराबर थी। अब धीरे धीरे मेरी सांस रुकने लगी थी और मेरी आँखें पूरी तरीके से बाहर की तरफ आने लगी थी, और मेरी यह हालत देखकर वह छलावा मेरा गला दबाते हुए अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था, और मुस्कुराते मुस्कुराते वह अचानक से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। अभी वह बहुत तेज़ आवाज़ में हंस ही रहा था कि तभी अचानक से मैं जो सिंचाई करने के लिए फावड़ा लेकर आया था, उस फावड़े के पीछे से किसी ने उसके सिर पर खींच कर मारी। उसके सिर पर फावड़े के लगने की आवाज़ इतनी तेज़ थी जैसे कि फावड़ा उसके सिर पर नहीं बल्कि किसी पत्थर पर लगा हो, और जैसे ही वह फावड़ा उसके सिर पर लगता है तो वह अचानक से अपने दोनों हाथों से मेरे गले को तो छोड़ देता है और अपने सर को बहुत तेज़ पकड़ लेता है, और सर को पकड़ने के साथ ही एक अजीब तरीके की आवाज़ में गुर्राते हुए चिल्लाता है और मेरे ऊपर से साइड में गिर जाता है, और गिरते ही वहाँ से गायब हो जाता है। उसके मेरे ऊपर से साइड में गिरकर गायब होते ही जब मैंने मेरी नज़रों को सामने की तरफ उठाकर देखा तो मुझे मेरे सामने मेरे पिताजी खड़े हुए दिखाई देते हैं, और वह मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर मुझसे कहते हैं कि गुलशन चल यहाँ से फटाफट। लेकिन उस वक्त मेरी सांसें इतनी ज़्यादा उखड़ी हुई थीं कि मैं बिल्कुल भी उठने की स्थिति में नहीं था। इसके बाद मेरे पिताजी मेरे पास आते हैं और मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से उठाकर जल्दी से घर की तरफ लेकर जाते हैं। अब वह रास्ते में मेरा हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी से दौड़ रहे थे। तभी मैंने उनके साथ दौड़ते हुए उनसे पूछा कि आप यहाँ पर कैसे आए? आप तो 2 बजे आने वाले थे ना? तभी वो मुझसे कहते हैं कि अभी इन सब बातों को बताने का टाइम नहीं है, पहले फटाफट घर पर पहुँच। घर पहुँचने के बाद पिताजी सभी घर वालों को उठाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं, जिसके बाद मेरे घर का शोर सुनकर अगल बगल के घर में जो मेरे ताऊ जी और वह जो महेंद्र काका थे वो भी उठकर हमारे घर पर आ जाते हैं। उनके घर आने के बाद मैं अपनी सांसों को थोड़ा संभालते हुए उन महेंद्र काका से कहता हूँ कि
कि आज आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। तभी वो मुझसे कहते हैं कि मैंने क्या किया। पिताजी के मुंह से थोड़ी बहुत बात सुनने के बाद ही मेरी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तभी मेरे ताऊजी ने मुझसे पूछा कि तो हमें पूरी बात बता कि आखिर तेरे साथ हुआ क्या था। इसके बाद मैं मेरे ताऊजी को शुरू से लेकर अंत तक जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वह सारी बात बताता हूँ और मेरे मुंह से मेरे साथ हुई। इतनी ज़्यादा डरावनी घटना को सुनने के बाद एक पल के लिए तो ताऊजी भी थोड़ा डर गए थे। इसके बाद मेरे पिताजी मुझे कहते हैं कि अरे गुलशन, वह तो एक छलावा था जिसने महेंद्र का रूप ले लिया था। इसमें महेंद्र की कोई गलती नहीं है, वह तो एक छलावा था और वो किसी का भी रूप ले सकता था। तभी मैंने पिताजी से पूछा कि आप तो 2 बजे आने वाले थे, फिर आप पहले ही कैसे आए। तभी पिताजी ने मुझसे कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी तेरी माँ ने मुझसे कहा कि अगर नींद नहीं आ रही है तो छोरे के पास खेतों में ही चले जाओ। और तभी तेरी माँ की बात मानकर मैं थोड़ा जल्दी ही तेरे पास खेतों में आ रहा था। तभी मैंने देखा कि तू उस राक्षस के चंगुल में फंसा हुआ है और इसके बाद मैंने वहां जाकर तेरी जान बचाई। दूसरे दिन सुबह तक यह खबर पूरे गांव में फैल गई थी और उस दिन मेरे साथ हुई उस डरावनी घटना के बाद कोई भी गांव का आदमी अकेला रात के वक्त खेतों में सिंचाई करने के लिए नहीं जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियाँ हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को एक नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड ओनली एट फियर फ्रॉस्ट 22।